वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग सोल्जर्स का डे 1 लाए हैं और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस करेंगे ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए। और चलिए हम लोग देखते हैं। ये रूपर्ट ब्रुक साहब हैं। ये लिखा है, इसका जन्म जो हुआ था बॉर्न 3 अगस्त 1887 को, यानी 3 अगस्त 1887 को जन्म हुआ है। और इसकी जो मृत्यु हुई है 23 अप्रैल 1915 को हुई है। याद रहेगा ना, 3 अगस्त 1887 को जन्म हुआ था इसका, और इसकी जो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1915 को हुई थी। और जिस जगह पे इसका जन्म है, ये स्क्रीन पे है आपके, जहाँ पे इसने जन्म लिया था उस जगह का ये फ़ोटो है। और इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ इसका जो था रग्बी, यूनाइटेड किंगडम में। एक बार याद कर लेना चाहिए, बॉर्न जो हुआ था इसका जो प्लेस का नाम है रग्बी, यूनाइटेड किंगडम्स इसका प्लेस का नाम है। और जो इसकी हम लोग चलते हैं, और जो इसकी जहाँ जिस स्थान पे इसकी जो मृत्यु हुई थी उसका जो प्लेस का नाम है ट्राइज बोकिस बे, ग्रीस में ये जगह है, जो कि जिस स्थान में यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी और इसको जो दफनाया गया था वो जगह का नाम है। चलिए, आप लोगों को इतना समझ में आया, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको पता चल गया। अब लोग नेक्स्ट, तो प्लेस ऑफ बिरियल जहाँ इसे दफनाया गया था उसका नाम था स्कायरस, ग्रीस। ये जगह का नाम क्या है, एक बार बोलो, स्कायरस, ग्रीस जगह का नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं कि W.B. Yeats describe him as the handsomest young man in England. W.B. Yeats describes him as the handsomest young man in England. तो हालांकि जो हैंडसमेस्ट का इस्तेमाल किया गया है सुपरलेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट हैंडसम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे W.B. Yeats ने हैंडसमेस्ट शब्द का इस्तेमाल किए हैं। W.B. Yeats ने इसके बारे में बोला है, वर्णन किया है कि ये जो थे इंग्लैंड में सबसे यंग जो थे और उसमें यंग में सबसे हैंडसम व्यक्ति थे। इसके बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी की है W.B. Yeats ने। अब ये देखो, ये हम लोग देखते हैं कि जो सोल्जर्स है बिलोंग्स टू एन अर्लियर स्टेज इन द वार व्हेन पीपल्स were overall more optimistic and patriotic। तो यहाँ पे क्या क्या है, जो सोल्जर्स जो है युद्ध के पहले चरण से संबंधित है, जब लोग समग्र रूप से अधिक आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक थे और देशभक्त थे, पैट्रियोटिक थे। द पोइम वॉज रीड अलाउड इन सेंट पॉल कैथेड्रल्स इन एस्टर 1915। अब यहाँ पे देखो कि ये सेंट कैथेड्रल्स का ये सीन है, और यह जो कविता जो है, यह कविता जो है 1915 ईस्वी में एस्टर में सेंट पॉल कैथेड्रल जो है, चर्च जो है, वहाँ पे जोर से पढ़ा गया था। और जो क्या है, कविता जो है देशभक्ति के जो मूड से द पोएम कैप्चर्स द पैट्रियोटिक मूड, यह कविता देशभक्ति के मूड को कैप्चर्स करता है। कहने का मतलब है कि जो कविता है, यह जो सोल्जर्स, जो सैनिक, जो एक कविता है, यह युद्ध के पहले चरण से संबंधित है। और जब लोग समग्र रूप से अधिक आशावादी थे और देशभक्त थे, कविता को जो है रूपर्ट ब्रुक ने की मृत्यु से कुछ समय पहले, रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु से कुछ समय पहले सेंट कैथेड्रल्स में जोर से पढ़ा गया था और देशभक्ति से, और यह जो कविता पूरी तरह से देशभक्ति से गुंजायमान थी, देशभक्ति से भरी मूड में थी। ये कविता है, ये लाइंस का इससे पहले मैंने बताया कि किस मूड में था, ये कविता कब पढ़ा गया था, इस टाइप से मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914, यह जो लिखा गया था नवंबर और दिसंबर में भी 1914 में लिखा गया था। ओनली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कुछ ही महीने बाद जो है युद्ध के कुछ ही महीने, प्रथम विश्व युद्ध के कुछ ही महीने के बाद जो है इसे जो है लिखा गया था, रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914 में। ठीक है, आउटब्रेक मैंने होता है कि के बाद में जो ये कविता को जो है जो प्रकाशित हुआ था।
थीम ऑफ द पोएम, कविता का थीम क्या है हम लोग जानेंगे। थीम क्या है? द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ। द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि वक्ता अपने श्रोताओं को सूचित करता है। वक्ता जो है स्पीकर यानी वक्ता अपने श्रोताओं को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे क्या सोचना चाहिए। द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ, यानी कि वक्ता अपने श्रोताओं को सूचित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे क्या सोचना चाहिए। ही टेल्स देम ओनली टू कंसिडर दैट ए पार्ट ऑफ सम फॉरेन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड इफ ही डाइज इन वार। यदि वो युद्ध में मारा जाता है और जिस सरजमी पे जहाँ पे युद्ध में मारा जाएगा, जिस विदेश की धरती पे वह मारा जाएगा, वो जो धरती होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। कवि का ऐसा सोचना था। द सोल्जर्स हु रेस्ड एंड नर्चर बाय हिज इंग्लैंड विल बी ब्यूरिड इन द अर्थ। सैनिक जो युद्ध में मारा जाता है, द सोल्जर्स हु रेस्ड एंड सैनिक जो बड़ा हुआ और पालन पोषण किया गया इंग्लैंड के द्वारा, उसे जो है विल बी ब्यूरिड इन द अर्थ, उसे पृथ्वी पर ही जो है वो क्या होगा, पृथ्वी पर में ही जो है वो जो उसे दफनाया जाएगा। विदेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा और वह उसे पृथ्वी में ही दफनाया जाएगा। आफ्टर ही डाइज द सोल्जर्स विल गो टू द पीसफुल इंग्लिश हेवन, यानी कि मरने के बाद जो है जब वो मरेगा, वो मरने के बाद जो सोल्जर जो एक इंग्लिश हेवन में जाएगा, वेयर ही विल री एक्सपीरियंस ऑल हिज इंग्लिश मोमेंट, जहाँ पे वह जो है अपने सभी अंग्रेजी क्षणों को फिर से अनुभव करेगा। ये कविता का जो है यहाँ पे थीम है। अब हम लोग चलते हैं। ही एज्यूम्ड ए symbolic रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द माइथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। उसने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई। उसने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई जो अंत में उन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब देखते हैं। ही डाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लेमनोस इन द एगियंस ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गोबीपोली। यहाँ पे देखो कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि उनकी जो मृत्यु है गैबीपोली के युद्ध मैदान में, गैबीपोली का जहाँ पे युद्ध चल रहा था, गैबीपोली के युद्ध मैदान में जाने के दौरान, गैबीपोली के युद्ध के मैदान में जाने के दौरान एजियन के लेमनोस द्वीप पर, किसके? एजियंस के लेमनोस द्वीप पर 23 चतपस जो 1915 ईस्वी को रक्त के जहर बन जाने के कारण हुए थे। कहने का मतलब एक प्रकार का कीड़ा उसे काटा था। जब कीड़ा उसे काटा था तो उसमें जो है ब्लड में जो है एक जहर पॉइजन फैल गया था। इस वजह से जो है लेखक की मृत्यु हो गई। तो ये इसके बारे में था। हम लोग पोइट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग बताएंगे इसका पोएम्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस करेंगे, लाइन बाय लाइन्स बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।